अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में इलेक्शन 2024 इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है और इसके मुख्तलिफ मरहले जारी व सारी हैं। पहले हमने देखा कागजात नामजदगी जिस तरह से जमा हुए, वो भी एक पूरा हंगामा मचा रहा, और उसके बाद फिर स्क्रूटनी, और उसके बाद अब जो सूरत हाल है कि किसके कागजात मंजूर हुए और किसके कागजात मुस्तरद हुए, तो इसके ऊपर एक नया हंगामा मचने को है। उसकी वजह यह है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, फिर उसके बाद हमाद अजहर हों, कासिम खान सूरी हों, अली अमीन गंडापुर हों, मुराद सईद हों, और जितने भी आप नाम लेते चले जाएं, जितने सरकर्दा PTI के लीडर हैं, तमाम के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं ROs की जानिब से, और कुछ के ऊपर अभी तक एतराज़ात बाकी हैं, उनसे जवाब मांगे गए। इसके साथ साथ उस्मान डार साहब की जो वालदा मोहतरमा हैं रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे ख्वाजा आसिफ साहब के अगेंस्ट, और उनके भी कागजात मुस्तरद हो गए हैं। और उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर आती रहती हैं जिसमें वो इस बात का इजहार करती हैं कि किस किस्म के दबाव का उन्हें सामना है। तो ये सारा माहौल जो इलेक्शन में इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, ये किस किस्म का इलेक्शन है, इसके ऊपर क्या संगीन सवालात नहीं उठ खड़े हुए। और इसके साथ साथ इससे अंदाज़ा ये लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इंतखाबी मैदान है वो इस वक्त बिल्कुल एक खारदार रास्ता है और कोई उसमें आसानी या सहल पसंदी नज़र नहीं आ रही। तो आखिर इस सारे मसले का हल क्या होगा, और अगर इस तरह का इलेक्शन होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, और अगर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो उसके नतीजे में क्या असरात होंगे, क्या मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या नहीं, ये और इस समेत बहुत सारे अहम सवालात हैं जो इस वक्त जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अदलिया का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जितने भी ये मसाइल दरपेश हैं PTI को, वो जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं अदलिया का। अगर अदलिया उनको कोई रिलीफ फ्राहम करती है तो उसके बाद फिर उनके ऊपर भी तनकीद नज़र आती है, और अगर रिलीफ फ्राहम नहीं करती तो फिर PTI की तरफ से उनके ऊपर तनकीद होती है। तो इस सारी सूरत हाल में अदलिया क्या कोई डिसाइसिव रोल प्ले करने जा रही है या नहीं, इसके ऊपर भी सवालात उठेंगे, और इसके ऊपर भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ, पर खुशामदीद कहती हूँ अतर काज़मी साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। अतर काज़मी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बात का आगाज़ आज करते हैं फैसल चौधरी साहब से। चौधरी साहब, इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो मेन पूरी टाइमलाइन थी, पूरी जो एक आप कह लें कि टीम थी PTI की, कैप्टन समेत उठा के इंतखाबी मैदान से बाहर कर दी गई है। तो सवाल यहाँ पे फिर ये पैदा हो रहा है कि ये आखिर इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ा जाएगा अगर एक पूरी जो मुखालिफ पार्टी है वो इंतखाब लड़ ही नहीं रही होगी। देखिए, ये इलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन का प्रोसेस है। जिस तरह से ये इलेक्शन की कागजात नामजदगी जमा कराने से लेके स्क्रूटनी के अमल तक, तजवीज़ और तायद कुनंदगान की गैर कानूनी गिरफ्तारियों को लेके, और जिस तरह से आज एक पैटर्न पूरे मुल्क में आपने देखा है कि एक जमात को वॉक ओवर देने के लिए इवन जेलों में मुक़य्यद जो अफराद हैं, इवन आज़ाद जो हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जिनकी वजह से जो है एक पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ा था, उनको जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है। अब जाहिर है इसमें कानूनी तौर पे तो एपेलेट फोरम्स हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं हाई कोर्ट के, वहाँ पे जाया जाएगा। एक इलेक्शन की कोई बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए हो रहा है, तो लोग जो हैं वो ज़्यादा अपने कागजात की कागजात नामजदगी को रिस्टोर कराने में टाइम जो है वो लगेगा। लेकिन इस किस्म के जो इलेक्शंस हैं समीना, उसको कोई भी जी शऊर जो है वो मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि इंटरनेशनली पहले से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि मामलात किस तरफ से जा रहे हैं। एक मुकाबले की फ़िज़ा होती है। साफ शफाफ इलेक्शन जो है वही जमहूरियत की असास होता है, बुनियाद होता है। इस किस्म का शैम इलेक्शन अगर होगा तो पाकिस्तान में जो पहले से प्रिवेलिंग बेचैनी है, जो अपना एक मुतज़लज़ल सूरत हाल है, जो एक आपको बेयकीनी की कैफियत है, उसमें इजाफा होगा हर आए दिन से। और ब्यूरोक्रेसी ने 1978 के बाद ये इलेक्शन कराने की उनको एक दी गई थी एक जिम्मेदारी, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेसी ने दोबारा से 78 की तरह इस इलेक्शन को इस तरह
पोल्यूट कर दिया है कि उनके ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट जो है वो शायद दोबारा ना कायम कर हो सके। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो गैर ज़रूरी मुदाखलत की हाई कोर्ट के फैसलों में, उसका भी शाखसाना है कि जो आज का इलेक्शन है वो इलेक्शन जो है उसको किसी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। इमरान साहब, क्या वजह है कि सिर्फ पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स थे और सारे वो कैंडिडेट्स जो बड़े ताकतवर कैंडिडेट्स थे, उनके ज़्यादातर के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो गए? क्या इसकी वजह नज़र आती है? हालांकि ये सब वो हैं जो इससे पहले लड़ चुके हैं इलेक्शन और यानी आए भी थे, असेंबली में मेंबर भी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो चोई साहब ने बात की उस पर भी और जो आपका सवाल है। देखें, पहली बात तो ये है कि वजूहात क्या हैं, तो वो सबके सामने है कि क्या वजूहात हैं, किस मैं अर्ज़ करता हूँ ना, और किस बुनियाद पे हुआ। मामला ये है, सीधी सी बात है कि जैसे अभी चोई साहब फरमा रहे थे कि पूरे मुल्क में एक सेट पैटर्न के तौर पे ये सारी चीज़ें होगी। देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हों जिनके कागजात नामजदगी मेरिट पे जो है मुस्तरद हुए हों, लेकिन जो परसेप्शन एक कायम हो जाता है, परसेप्शन बन जाता है, उसके बाद फिर आपके किसी भी उसकी हैसियत नहीं रहती। अब आप इसको अच्छा समझें या बुरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक परसेप्शन बन गया है कि एक जमात से ताल्लुक़ रखने वाले या पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके कागजात नामजदगी जो हैं उनको मुस्तरद किया गया है। अब इस परसेप्शन के बाद कोई भी ये आदमी नहीं बात कर सकता कि इलेक्शन जो हैं वो बड़े साफ़ और शफाफ हैं। और देखें, जब आप एक फरीक को मैदान में दौड़ने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर आप वो दूसरा फरीक अगर रेस जीत जाए तो भाई गलियां हो जनसुंजियाँ मिर्ज़ा यार फिरे तो जो मर्ज़ी होता रहे, फिर उसमें वो अहमियत नहीं रहती। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो अभी चोई सब कह रहे थे कि क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो मानेगा कोई नहीं, तो बड़ी माजरत के साथ कदर काज़मी साहब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमेशा बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं। गुजारिश ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के 76 सालों में कौन से क्रेडिबल इलेक्शन हुए थे? मेरे गुजारिश, यहाँ क्रेडिबल इलेक्शन हुए ही नहीं। हर दफ़ा धांधली होती है, हर दफ़ा मामला होता है, उसकी हर दफ़ा शक्ल मुख्तलिफ होती है। मतलब तो नहीं का हो ही सर उनसे सब गल भी तो सुन लो ना, मैं कितों कह रही हूँ ना हो कभी माजी में, मैं तो माजी की बात कर रहा हूँ ना कि नहीं हुए। तो अब जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो जिस तरह एक यूज्ड हो चुके हैं लोग, अवाम बेचारे पिस चुके हैं, अवाम के मसले और हैं। अवाम का मसला फिल वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ इलेक्शन नहीं है, अवाम का मसला रोटी है, अवाम का मसला बिल है, अवाम का मसला गैस है, बिजली है, ये सारे मसले हैं। लेकिन यहाँ सब ये है कि किस तरह से किसको हराना है और किसको जिताना है। इस सारी सूरत हाल में मजीद इस्तेहकाम की बजाय खराबी ही पैदा होगी, खराबी नजर आ रही है। लेकिन अगर आप हुकूमत नहीं बन जाए और किसी तरह से मुआशी सूरत हाल ठीक हो जाए तो लोग इन इलेक्शन को भी सिवाय सियासतदानों के लोग भूल जाएंगे। लोग कहेंगे हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इस्तेहकाम आएगा इस हालात से जब हुकूमत बनेगी? यूरोपीय यूनियन है, वर्ल्ड बैंक है, आलमी इदारे हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो रिपोर्ट भी जारी कर दी है, उनके मुताबिक तो इस्तेहकाम जो है वो नहीं होगा, बल्कि नई आने वाली हुकूमत जो वो IMF से भी IMF को भी नाराज कर देगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब अतर काज़मी साहब, ये अगर अब बहुत जेन्युइन सवाल है जो हर कोई उठा रहा है कि भाई फिर इस तरह का इलेक्शन कराने का फ़ायदा ही क्या है जिसको किसी ने मानना नहीं है, बल्कि उल्टा जितने इदारे हैं वो इसके ऊपर इस तरह के इलेक्शन कराने में जो इन्वॉल्व हैं उन सब की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो होती चली जा रही है कि इन सब का क्या किरदार रहा है, तो इसका फिर फ़ायदा क्या है? देखिए, पहली तो बात यह है कि इसमें हमें हकाइक सामने रखने पड़ेंगे। हकाइक देखें, दो तस्वीर के दो रुख होते हैं ना। कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जान के कागजात ऐसे भरे गए थे कि ये मुस्तरद हों और फिर जो है लोग इस पे क्वेश्चन करें। मुझे तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। अच्छा? और एक दो जगहों पे तो हमें पता चला है कि इन्होंने दस्तखत की जगह बतखें बना दी थी कागजात के ऊपर और ऐसी तस्वीर बनाई थी कि जो ROs का मुंह चढ़ाती हैं। तो मेरे ख्याल में फिर तो वो यही नतीजा निकलना था, वो मुस्तरद ही होने थे। तो ये तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश लग रही है मुझे, उन लोगों की जो लोग इस वक्त कंप्लेन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए या फिर जो अब स्क्रूटनी के लिए जा रहे हैं, आज हमने सलमान अकरम राजा साहब को देखा, उनके साथ जो लोग जा रहे थे उनके साथ क्या हुआ, उनको पकड़ा गया,
फिर बहुत सारे लोग आते हैं जो आके तजवीज़ और तायीद कुनिंदा को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने मुंह छुपाए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये जो तजवीज़ कुनिंदा है या फिर ये जो बंदा है ये कानून को मतलूब है। तो मेरे ख्याल में कानून को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके शीशे के सामने खड़े होके अपना मास्क उतार के अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि वो जो इश्तिहारी है वो इस तरह आ रहा है और कानून को अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है और कानून मुंह छुपा के कार्रवाइयां कर रहा है। जब कानून को अपना मुंह छुपाना पड़ जाए तो फिर मेरे ख्याल में इतना बनता है कानून के लिए कि कानून अपने आप से पूछे कि भाई ऐसा मैंने क्या किया कि मैं अपना ही मुंह छुपाता फिर रहा हूं। तो बाकी जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ना एग्री करता हूँ इमरान साहब से, ना ही चौधरी साहब से। ये गैर जमहूरी इनकी सोच है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और नहीं, मैं ये समझ जो रहा हूँ बेहतरीन आपने पहली खबर जो अभी दी है कि ये कागजात मुस्तरद होने के लिए ही भरे गए थे फॉर्म, ये कोई आया था ऐसा आपके सामने प्रिंट कोई आया है ऐसा फॉर्म्स का जिसके ऊपर कोई बत्तख बनी हुई थी वाकईतन सिग्नेचर की जगह? तो ये इसकी तो जरा वो बत्तखें बनी थी और बत्तखें आगे से मुंह चिढ़ा रही थी। अच्छा, ये हमारे जराए ने बताया। खाली बत्तख नहीं थी, मुंह भी चिढ़ा रही थी। नहीं तो इसकी क्या वजह थी फिर वो ना जमा करवाते? असल में ना अपना असल में काज़मी साहब हमारी जो मासूम एंकर है ना, और जिसके कागजात मुस्तरद हुए उसे चाहे उतना अफसोस ना हुआ हो, आज समीना को उससे ज्यादा अफसोस लेकिन कोई वैसे अब मैं क्या इस पे फर्दर सवाल करती, वरना मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछूं कि कोई किसने ये बत्तखें बनाई थी और मैं जरा देखती कि उसकी बत्तख सही बनी हुई थी कि नहीं। ये देखें, ये वो बत्तखें हैं जो तकरीबन 70-75 साल से बन रही हैं। अच्छा। और ये आहिस्ता आहिस्ता इनका जो मुंह छुड़ाने का तरीका जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्लेटेंट होता जा रहा है। तो अब जो हालात आ गए हैं उसमें फिर यही है, सबके सामने है। पर वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हो रहा है। और एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, कोई भी चीज आइन और कानून के खिलाफ हो उसके नतीजे में आप ये ना करें फिर एक्सपेक्ट के कोई बेहतरी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, मईशत बेहतर होगी। वही बैक टू द बेसिक्स जाने की जरूरत है। आइन और कानून को हम सबको अहमियत देनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन काज़मी साहब मेरा फिर एक बड़ा आपसे मासूमाना सा सवाल है, समीना के साथ रह रहे कि मैं भी थोड़ा सा मासूम हो गया हूँ कि आइन और कानून की आजकल कहना मासूम के ऊपर बड़ा गुस्सा आ जाता है कुछ जमातों को। आइन और कानून की बालादस्ती तो हमारे हमेशा मुआशरे में रही है। तो आप जैसा अगर लर्नड आदमी, आप जैसा गैर जानिबदार साफी भी अगर ये उंगली उठाएगा कि आइन और कानून की हमारे मुआशरे में बालादस्ती नहीं है तो फिर हमारे लिए तो मसला पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में मुझे अपनी तस्हीह करने की जरूरत है। मैं माजरत चाहता हूँ और मैं मुजम्मत करता हूँ अपने पिछले बयान की जो मैंने 30 सेकंड पहले दिया। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब, अब जरा ये फरमाइएगा कि आरओज़ के ऊपर एक सीरियस क्वेश्चन था, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया अपने आंसर में, पीटीआई की तरफ से कि आरओज़ अगर इंतज़ामिया से होंगे तो ये वो लोग हैं जो इनके खिलाफ एमपीओज़ के ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के बल्कि हिसाब से, तो ये किस तरह गैर जानिबदारी से ये इलेक्शन करा सकते हैं? अब आपको लगता है कि जो अभी पिछले 10-15 दिनों में सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो अब तातीलात से वापस आकर बेंच संभालेंगे तो वो इस इशू को टेकअप कर सकते हैं कि वाकईतन उनका एक जो फैसला था वो इसके ऊपर इस तरह से असरअंदाज हुआ है? तो इस मामले को, पिटिशन को, चूंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटिशन है वो तो ऑलरेडी पीटीआई की है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात, तो उसके तहत इस चीज़ को एड्रेस तो किया जा सकता है अभी भी। देखिए, अभी तो ये एड्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इलेक्शन शेड्यूल जो है वो एक्ट अपॉन हो चुका है। तो अब तो इसमें मास बाय तारीख, देखिए तारीख बड़ी जल्दी जज करती है आजकल तारीख के जो, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से एक प्लेटफॉर्म जो है ओपिनियन देने के बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो बहुत जल्दी से आपको एक्सपोज हो जाती हैं चीज़ें। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट की जो सोच थी या वो उनका जो देखने का तरीका था वो इतना गहरा नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ ये कहना भी ज़रूरी है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। ये जो आरओज़ हैं, जो ये इलेक्शंस करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है, तो क्या ये पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करते? ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी हैं, सारे हमारे में से हैं, तो क्यों एक्सपेक्ट नहीं करते? हमें ये उनसे ये उम्मीद रखनी भी चाहिए और वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है तो हमें उनसे गिला भी है कि आपका इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराने का जो जिम्मेदारी है जो आइन ने आपको ऊपर दी है, आपने उसको जो है वो बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है।
और आपने दोबारा ये कहा कि ताकत का सरचश्मा निज़ाम है, अवाम नहीं है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ है जो इस इलेक्शन से, और यही इस्टेब्लिश होगा आने वाली हुकूमत से। यानी अवाम का जो इसमें जो एक हिस्सा है, जिस तरह जमहूरियत चलती है, जमहूरियत में अवाम का ओपन अपना राय देने का और अपनी हुकूमत चुनने का जो इस्तेकाक है, वो इस इलेक्शन में, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी अमल दखल हो, इलेक्शन कमीशन का तो है ही, और आरोज़ का भी है, तो वो जो इस्तेकाक है अवाम से वो ले लिया गया है। और जो एक नुमाइंदगान को जिस तरह से एक सेट पैटर्न के ज़रिए उड़ाया गया है, मैं समझता हूँ इस इलेक्शन की अपीलों में जाएंगे ज़ाहिर है पीटीआई वाले, उन्होंने फैसला भी किया है। तो चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये अपीलों में जाने से फायदा होगा? नहीं, ये पीटीआई का अकेले का मसला नहीं है। देखिए, हम एक तनाजुर को, सबीना एक जुमला सिर्फ, हम एक तनाजुर में देखते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। ये पाकिस्तान के तमाम सियासी लोगों का मसला होना चाहिए। ये पाकिस्तान के तमाम राय जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनका मसला होना चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन एक पार्टी का तो नहीं है ना, हम सब का है, आपका, मेरा, आम आदमी का, जो रेडी वाला वोटर है उसका भी है, जो टांगे वाला वोटर है, जो वेल्डर है, जो धोबी है, जो किसान है, उसका भी ये हक है। ठीक बात, लेकिन इस वक्त तो साफ शफाफ बाकी सबको तो मिल रहा है ना, जिसको नहीं मिल रहा फिर इसलिए उसकी बात होती है। मानता हूं, ठीक है, ओके। लेकिन इमरान साहब, इसका फायदा जो ये अगर मेन जो लीडरशिप है उसकी इंतखाब में नहीं खड़ी होती, कागजात मुस्तरद हो गए, मुकाबला ही नहीं है, तो इसका फ़ायदा होगा PMLN को और जो भी मुखालिफ जमातें जहाँ जहाँ जिस हल्के में होंगी PTI के मुखालिफ? सबीना, गुजारिश ये है कि क्यों आप लोगों ने ये समझ लिया है कि PTI ही पूरा पाकिस्तान है। माजी में देखिए, 1985 में जब गैर जमाती इंतखाबात करवाए गए थे तो क्या हुआ था? असल में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना था, उसके बाद मुस्लिम लीग का रास्ता किस तरह से रोका गया, फिर अब अगर PTI का रास्ता रोका जा रहा है तो ये रूटीन की बात है, मेरे लिए, आपके लिए नहीं। ये रूटीन की बात है उन कुव्वतों के लिए जो हमेशा से रास्ते रोकते आई हैं। उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने जो है टारगेट क्या है। वो मुस्लिम लीग नून भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, PTI भी हो सकती है। PTI के लोग अगर असम्बली में नहीं आएंगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। उनके नज़दीक असम्बलियाँ जब आएंगी, लोग असम्बलियाँ अपना कार्रवाई शुरू करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो आरोज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मेरी तो आप यकीन करें, मातहत अदलिया के बहुत सारे लोगों से, जज साहबान से गुफ्तगू मुलाकातें होती हैं तो वो तो शुक्र अदा करते हैं, वो इसको अपने लिए ब्लेसिंग करार दे रहे हैं कि वो हमारी जान छुट्टी हुई। हाँ, क्योंकि अगर वो आरोज होते तो मामला तो सारा इसी तरह से होना था। लेकिन अतर काज़मी साहब, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये जैसे अभी इमरान साहब ने भी जिक्र किया, पहले भी हमने देखा कि ये खेल तो खेले जाते हैं मुल्क से, लेकिन एक तो जिस लेवल पे ये खेल खेला जा रहा है, आपको लग रहा है कि इससे पहले भी इस लेवल पे कभी चीजें हुई हैं जैसे इस लेवल पे इस दफा हो रही हैं? लेकिन जब बहुत सारी चीजें सामने आती हैं तो आपको लगता है कि शायद इस दफा चीजें कि बड़े लेवल पे हो रही हैं। हो सकता है कि माजी में भी होती रही हों, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस लेवल की नहीं थी तो शायद पता ना चलता हो। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीजें एक बड़े लेवल पे हो रही है, और उसकी वजह क्या है? अगर 2018 में आप देखें तो आप नून लीग और PTI का उस वक्त मुकाबला कर लें, आपको लगेगा कि PTI भी उतनी मकबूल है और नून लीग भी ऊपर नीचे है थोड़ी। इस वक्त फर्क ये है कि जो जी कुछ कह रही हैं समीना? जी, मैं यही कह रही हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि यानी क्लोज कंपटीशन था मुख्तलिफ हलकों में, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वॉक ओवर दे दिया गया था PTI को। बिल्कुल। तो इस दफा ये है कि मतलब कि एक जमात है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है वो भी सबको पता है, दूसरे की कितनी है वो भी सामने नजर आ रही है। और फिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। अब ये कहा जाता है जी सोशल मीडिया से कोई बद तहजीबी सीखता है, किसी और जगह से कोई ऐसा नजरिया सीख लेता है, वो यहाँ पे आके तूफान बदतमीजी उन्होंने बर्पा किया हुआ है। लेकिन इशू ये है कि अब जो है बच्चे माँ की गोद से जो सीख रहे हैं ना, वो बड़ा परेशान कौन है। और उसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है कि छोटे छोटे बच्चे पोस्टर फाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये वो सोशल मीडिया से नहीं सीख रहे, ये वो बदमाएं हैं जो वो अपनी माँ से सुनते हैं रोज, जो माँ दे रही है निजाम को, उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क में महंगाई की, उन लोगों ने जिनकी अपने तो पूरी दुनिया के अंदर जायदादें, लेकिन उधर वो ये देखते हैं कि हमारी माँ और बाप जो है वो तो घर का बिजली का बिल नहीं दे पा रहे।
माँ की जो है वो सोने के या वो कोई बालियां बेच रही है या कोई और चीज बेच के अपने घर का खर्चा चला रही। तो ये चीज जो है ना, अब ये एक तरह से पूरी सोसाइटी के अंदर आ गई है, और इससे इस दफा सोसाइटी का एक बड़ा चंक और सोसाइटी का एक बड़ा पोर्शन जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो जब एक मुल्क का बड़ा पोर्शन किसी चीज से मुतासिर होगा तो उसका फिर रिएक्शन आपको नजर आता है सोशल मीडिया पे भी और जमीन के ऊपर भी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना अतर काज़मी साहब कि अगर इसी तरह से ये मामला चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, तो फिर इसका अगेन वही बात आ जाती कि सारी एक्सरसाइज का मतलब क्या है? फिर तो जो क्रेडिबिलिटी एक थी इदारों की, या लोग ट्रस्ट करते हैं रियासत के ऊपर, रियासत के इदारों के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, अदलिया के पास जाते हैं, तो वो फिर वो कहाँ जाएं फिर अगर आपने उनका ये ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है तो? जी, ये देखिए, अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? अब जो निजाम है, निजाम चाहे उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो या फिर निजाम लोगों के लिए डिलीवर ना करे, तो एंड ऑफ द डे ये निजाम का अपना नुकसान है। हो सकता है कि अभी हमें उस चीज का इदराक ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे मुल्क की आबादी जो है उसके लिए आप किसी को भी सर्व ना कर रहे हो। ये होता है ना कि जी आप 25% के लिए सर्व कर रहे हैं, 50 के लिए आप कुछ कर रहे हैं, 75 के लिए कुछ कर रहे हैं, और 10% नाराज हैं। जब आपसे सियासी जमातों से 70% या 50% या 60% लोग जो है वो मुतमिन नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे, तो फिर किस तरीके से जो है निजाम खुद सरवाइव करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और सोचने की जरूरत है। जो मैं कहता हूँ ना कि जो बच्चे इस वक्त माओं की गोद से सीख रहे हैं, घरों से सीख रहे हैं, घरों में जो डिस्कशन हो रही है, ये फिर आगे जाके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होंगी पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे माशरे के लिए और पूरे निजाम के लिए। राइट ये काफ़ी हमारा इंटेलेक्चुअल सी डिबेट की तरफ चला गया मामला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकली मुख्तलिफ जमातें क्या प्लान आउट कर रही हैं इलेक्शंस के लिए। PMLN के अंदर भी काफ़ी कुछ इख्तलाफात की भी खबरें बाहर आती हैं, और ये भी बात होती है कि उनके अपने अपने भी चॉइसेस हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने शेखुपुरा में जलसे से खिताब किया है, तो एक इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया है PMLN की तरफ से। लेकिन जो माहौल ये सारा बना हुआ है, इससे जो इलेक्शन अगर PMLN जीत भी लेती है और एक मखलूत हुकूमत चाहे बनाए, चाहे एक सोल हुकूमत बनाए, तो उस सूरत में भी क्या उसको इसका पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। वापस आकर हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ख़ास तौर पर मैं थोड़ी बात करूंगी ख्वाजा आसिफ साहब के हलके की। यहाँ पर उस्मान डार साहब की वालदा कॉन्टेस्ट करना चाह रही हैं इलेक्शन, लेकिन उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, और इससे पहले उनकी एक वीडियो भी आई। उनके जो बड़े बेटे हैं उमर डार, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो बज़ाहिर उनको कैंपेन में हेल्प आउट भी कर रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल क्या ख्वाजा आसिफ साहब के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? चौधरी साहब, आपके नज़दीक इससे ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ायदा हो रहा है कि उन्हें वॉक ओवर मिल जाएगा अगर PTI का कोई कैंडिडेट सामने नहीं खड़ा होगा या कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होगा, या फिर सियासी तौर पर ये नुकसान की बात है क्योंकि हर कोई इस बात के ऊपर उन्हें ब्लेम कर रहा है कि आपके लिए जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग जो हैं या वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे ये इखलाक या सियासी तौर पे जो चीज़ें होती हैं, इनका कोई ख़ास मामला होता नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल पावर पॉलिटिशियन हैं, वो पावर पॉलिटिक्स को देखते हैं। अब देखिए, जितने लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वो बीबी जो हैं उस्मान डार साहब की वालदा जो रेहाना डार साहबा हैं, वो एक आम जो हैं वो वर्किंग वुमन है। तो अगर वो नहीं होंगी तो कोई और आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसका नुकसान जो पॉलिटिकली रेपुटेशन पे तो डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन इसका कोई फ़र्क ख्वाजा आसिफ साहब को ज़ाती तौर पे या उनकी पार्टी को अगर पड़ता होता तो वो तो इस किस्म के इलेक्शंस में नहीं जाते। तो जिससे नज़र आता है कि जो वहाँ पे तो शादियाने बजाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो इस किस्म की गुफ्तगू और जैसा कि स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो सारे मामले से खुश हैं और वो समझते हैं कि फैसल वोडा साहब का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि जाने का दावा दे दिया, दावा दायर कर दिया उन्होंने तो उल्टा। वो देखिए, वो इरेलेवेंट बात है ना इस वक्त, वो तो उसकी बात नहीं। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर उस चीज का उन्हें फर्क पड़ता होता तो वो अगर कोई जाके मामला सॉर्ट आउट करते, आजाद लोगों को वोट देना शुरू कर दें तो
हाँ, वो तो इखलाकी तौर पे तो उनका फ़र्ज़ बनता था जो वहाँ पे हुआ। वो इतने बार वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने उसको नहीं मुनासिब समझा। और मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ जो सख्ती का एलिमेंट है वो भी डार साहबान की तरफ से ज़्यादा है आया था। और वो जिस तरह की गुफ्तगू है उसमें मुश्किल भी हो जाता है खैर जाना, टू बी फेयर विद इस तरह से अगर कोई गाली उस तरह की सख्त ज़बान हो, ज़्यादती बहुत हुई उनके साथ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन उस ज़बान जो सख्ती का इजहार किया गया शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने मुनासिब समझा कि ना जाए। इमरान साहब, सियालकोट में इस वक्त क्या पोजीशन आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे? देखिए समीना, बात सीधी है कि जो उस्मान डार साहब की वालदा का मामला है और जिस तरह से उनके साथ ज़्यादती हुई, उसकी तो कोई भी बंदा जो है ना उस पर तनकीद किए बगैर रह नहीं सकता कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन ये सिरे से ही कह देना, अभी जो जैसे वो फैसल चोइस साहब कह रहे थे कि एक पार्टी है और उसमें अखलाकियात नहीं है, तो अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो उसने तो अखलाकियात के झंडे गाड़े हुए हैं ना। जितने सोशल मीडिया पे बदजुबानी पीटीआई के लोगों ने की है माजी में और जो चीज़ें होती रही हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कह चुके हैं कई दफ़ा कि जी मेरा इसमें किरदार नहीं है, लेकिन क्योंकि मद्दे मुकाबिल वही है तो इसलिए आम तासुर यही है कि सारे मामले में पीछे बेनिफिशियरी वो है, तो फिर वो हाँ जी। अब ख्वाजा आसिफ साहब को इस मामले में मैं समझता हूँ कि चाहे भले ही उनको वहाँ पे किसी किस्म के भी रद्द अमल का सामना करना पड़ता, उनको वहाँ पे जाके अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी, वाज़े करनी चाहिए थी। और उनके साथ देखिए, एक हलके में जब आप इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे उस शहर में आप रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सियासत करते हैं, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, तो आपसे तो हम लोग और पूरे अवाम ये तवक्को करते हैं कि आप बेहतर जो है वो रवैया इख्तियार करेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन भले जीत भी जाएं, लेकिन सियालकोट के अवाम जो हैं दिल नहीं जीत सकेंगे, इलेक्शन जीत भी इसमें सियालकोट के अवाम जो हैं उसमें उनकी सुबकी ज़रूर, ख़ास तौर पे ख़वातीन में उनकी इस हवाले से सुबकी ज़रूर हुई। काज़मी साहब, इस स्पेसिफिक हलके के ऊपर भी जो अगर हम एक बात कर रहे हैं कि उसका उन्हें पॉलिटिकली सियासी साख को नुकसान पहुँचाए या फ़ायदा पहुँचाए ये, और फिर बड़ा एक लार्जर पैमाने पर भी पीएमएलएन अगर इसकी बेनिफिशरी हो रही है, इस सारा क्योस जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है और आइन और कानून के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो इस सारे की अगर बेनिफिशरी पीएमएलएन होती है तो आपको लगता है कि सियासी तौर पर पीएमएलएन घाटे का सौदा कर रही है या फ़ायदे का सौदा कर रही है? देखिए, पहली बात जहां तक सियालकोट का ताल्लुक है, उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से पहले भी इस तरह की इत्तलात आ रही थी कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। फिर वो जो फैमिली जिस ऑर्डील के थ्रू गुजरी है, उनके घर पे जो छापे वगैरह पड़े, वो भी सारी कौम ने देखा। तो इस वजह से वहां पे मुकामी सतह के ऊपर गम और गुस्सा भी है, और यही चीज फिर आपको रिफ्लेक्ट भी होती है वहां पे जो बयानात दिए जाते हैं और जो कुछ हो रहा है। क्या इससे ख्वाजा आसिफ साहब की रेपुटेशन कोई मुतासिर हुई है? मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जमात या उनके सपोर्टर्स की नजर में उससे कोई फर्क पड़ेगा। कोई भी सियासी जमात हो, वो दूसरे की नजर में तो वो लोग तनकीद करते हैं, उधर दूसरे की नजर में तो शायद कोई इशू हो, लेकिन अपनी जमात की नजर में कोई इशू नहीं होता। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो ख्वातीन के हवाले से कौमी असम्बली के अंदर किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं। ट्विटर के ऊपर भी वो बहुत कुछ करते रहते हैं, फिर पता नहीं वो किस किस इदारे के बारे में क्या कुछ तकरीरें कर चुके हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि इससे उनको कोई फर्क पड़ता है। हाँ, आम जो वोटर सपोर्टर है, जो आम बंदा है, जिसने वोट डालना है, उसमें मेरे ख्याल में एक ये वहां पे तासुर ये है कि ज्यादती हुई है डार फैमिली के साथ और उनके घर पे जिस तरीके से छापे मारे गए, और उसका वो जो गुस्सा है वो रिफ्लेक्ट होगा फिर इलेक्शन डे वाले दिन। और इसी वजह से फिर जो है वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब हमारे कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होने दिए जा रहे। पर अब ये मामला भी आगे जाएगा ट्रिब्यूनल वगैरह में, तो देखते हैं किस तरफ जाता है। और जो पीएमएलएन का मैंने ओवरऑल आपसे पूछा कि इसका नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत से मैंने तज्जियाकारों को ये कहते सुना, सियासी मुखालिफिन को ये कहते सुना कि भाई आप इस तरह अगर बेनिफिशरी होंगे इस किस्म के माहौल में, तो फिर लार्जर पर्सपेक्टिव में तो आप फिर कोई एक अखलाकी साख नहीं होगी आपके, इवन वज़ीर आज़म भी अगर आप बन जाते हैं या हुकूमत भी बना लेते हैं।
देखिए, एक तो मैं जो ही जवाब दूंगा फिर आप कहेंगी कि बहस जो है वो इंटेलेक्चुअल बहुत है। तो पहले तो जमीनी हकायक के नहीं, वो मुताबिक जरूरी भी मेरी होता है। गुजारिश है कि जो कैंपेन हो रही है ना, तो इस दफा बिरयानी में बोटियां 2 कर दें। ठीक है। वो ये भी बहुत जरूरी है। बाकी जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि सियासी तौर पे उनको कोई नुकसान हो रहा है। उनकी सियासत इस सारे अमल से बची है। आप शहबाज शरीफ साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं। मियां साहब का जो अंदर अपना ग्रोह है वो भी शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि जनाब इन्होंने ये किया वो किया। लेकिन अगर आज मियां साहब अगर ये सोच भी रहे हैं कि वो अगले वजीर आजम बनेंगे, बावजूद इसके कि जमीन के ऊपर जितनी उनको सपोर्ट है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, तो ये सब कुछ मरून मिन्नत है शहबाज शरीफ साहब की सियासत के। उन्होंने जो मसालत वाली सियासत की, मसलहत वाली, और जिन्होंने मफामत वाली सियासत की, उसके नतीजे में आज नून लीग इस पोजीशन में आई। अदरवाइज तो इस पोजीशन में ना होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई सियासी नुकसान होगा। उनके पास इतना सियासी ग्राउंड ही नहीं है, जितनी बड़ी फील्ड उनके लिए फराम करवाई है शहबाज शरीफ साहब ने, तो उनका तो फायदा है। वाह, क्या बात है। लेकिन आपने चूंकि ग्रुप की भी थोड़ी बात की है कि जी उनका अंदाज़ और उस तरह, तो मैं ज़रा PMLN के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से एक आम खबर ले लूँ इमरान साहब से। इमरान साहब, ये बातें बहुत पहले भी मीडिया में आई हैं कि इख्तलाफात हो रहे हैं और अब टिकट की तकसीम के ऊपर भी मसले मसाइल हुए हैं। हमजा शहबाज के हवाले से भी ऐसी खबरें थी कि वो तो शायद इजलास भी छोड़ के चले गए या आए भी नहीं, शामिल भी नहीं हुए 1-2 इजलासों में। तो ये मामलात आपस में PMLN की फैमिली के अंदर सब ठीक है, शरीफ फैमिली के? देखिए समीना, मैंने उस दिन भी बात ये की थी कि जो फैमिली उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे वाकफा ने हाल जो है उनके मुताबिक तो हमजा शहबाज जो हैं, आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून पे जब भी कोई मुसीबत आई है, शरीफ फैमिली पे जब भी कोई मुसीबत आई है, तो हमजा शहबाज ही बेचारे यहाँ अकेले लड़े हैं। और ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो कारकुन के साथ कारकुन तक पेनिट्रेशन है या कारकुन के साथ राब्ता है, वो हमजा शहबाज से ज़्यादा किसी का भी नहीं है। तो जिस 2 दफ़ा इजलास में ये हुआ है कि हमजा शहबाज बड़ा खुल के बोले हैं। और 3-4 दिन पहले वाली जो गुफ्तगू है उसमें तो मियाँ नवाज शरीफ भी मौजूद थे, मरियम नवाज भी मौजूद थी, सारी लीडरशिप थी और 300 से ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून के ख़ास लोग हैं, MNA साबिक और MPS, वो सब बैठे हुए थे उस हाल में। और तो जब कारकुनों के हवाले से हमजा शहबाज ने बात की और कहा कि जी जिस तरह से टिकटें हैं बांटी जा रही हैं और दी जा रही हैं, ये उनका हक है जिन कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने PTI के दौर में भी जेलें काटी हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। और ये सारी उतनी उन्होंने जज्बाती गुफ्तगू की कि उस हाल में 5 मिनट तक तालियां बजती रही। अच्छा। और फिर मरियम नवाज साहिबा को उठ के डाइस पे आना पड़ा और मरियम नवाज ने कहा कि जी हमजा शहबाज जो हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ इख्तलाफ है, मेरे लिए हमजा उसी तरह है जिस तरह हसन और हुसैन है। उसके बाद मरियम की गुफ्तगू के बाद हमजा शहबाज के हक में नारे भी लगना शुरू हो गए। फिर साद रफीक साहब उठ के आए और ये सारी बातें की। तो उस इजलास में मियाँ नवाज शरीफ ने भी हमजा के किरदार की, सियासी किरदार की बड़ी तारीफ़ की और मरियम नवाज ने भी ये तस्लीम की लिया पब्लिकली कि जब भी शरीफ फैमिली पे मुश्किल आई है तो पार्टी के लिए और सब अच्छा हो गया, सब हंसी खुशी रहने लगे। हंसी खुशी रहने की बात नहीं है, बात ये है कि हमजा शहबाज ने एक कारकुन के दिल की बात की है। हमजा शहबाज ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने अपने कारकुन को, चाहे पार्टी कोई भी हो, उसको कारकुन को हमेशा उसकी कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए। लीडरशिप खुश हो या ना हो, उन्होंने अपने कारकुन को राजी कर लिया। ठीक है, चले जी एक ब्रेक लेते हैं। इस मौके पे ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे कि आखिर अब ऑप्शंस क्या हैं, क्या फर्दर इस तरह की सिचुएशन में PTI कोई और ऑप्शन भी ले सकती है या इस किस्म के हालात में ही इलेक्शन लड़ना ही ज़रूरी है उनका। और फिर जिस तरह से आगे अदालतों के मैंने किरदार की बात की, इसके ऊपर भी अहम केसेस जो हैं वो अगले वीक में लगने जा रहे हैं, तो उससे क्या निकल सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिस तरह के हालात हैं चौधरी साहब, आप समझते हैं कि वो तमाम उम्मीदवार, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हों, चाहे वो PTI के कैंडिडेट हो, जो भी ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या फील्ड भी नहीं दी जा रही है, मतलब जब मैदान में ही नहीं उतरने दिया जा रहा, तो फिर ऐसी सूरत में उनके पास ऑप्शन क्या है?
वो फिर यही अपेलेट ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, अदलिया के दरवाजे खटखटाएं, जिद्दोजहद करते रहे, नामसाइद हालात में भी इलेक्शन लड़ें, या फिर बॉयकॉट की तरफ जाएं और फिर उसके बाद लोगों को ये रियलाइज़ कराएं कि भाई एक इस तरह की मूवमेंट बनाई जाए कि हमें इस तरह का इलेक्शन नहीं चाहिए अगर आपने इस तरह का इलेक्शन कराना है। देखिए, इलेक्शन में बायकॉट का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और MQM ने, तो और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इलेक्शन जितना भी हो, जितना भी बुरा हो, जितना भी वन साइडेड हो, उसको लड़ना जो है वही मुनासिब बात है और उसको ही लड़ना चाहिए। आप जो कानूनी ऑप्शंस हैं ज़ाहिर है वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने भी चाहिए। बाज़ औक़ात वहाँ पे भी बेहतरी नज़र आ जाती है, अदालतों में माहौल ज़रा और किस्म का होता है, इंतज़ामी माहौल ज़रा और किस्म का होता है, और जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है मुल्क में, मुझे उम्मीद है कि अदालतें अपना रोल अदा करेंगी। तो इस सूरत में जो जिनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं, जो समझते हैं कि वो इलेक्शन से बाहर हुए हैं, तो उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए और अपना जो कानूनी जो रेमेडीज़ हैं उनको अवेल करना चाहिए और अपील्स फाइल करना चाहिए, ट्राइब्यूनल्स के पास भी जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको मौका मिलता है वो बिल्कुल अपनी कैंपेन उनको करनी चाहिए, चाहे वो हार जाएं या जीत जाएं। इलेक्शन जो है वो एक मुकाबले का नाम है, मुकाबला करना चाहिए मुश्किल और नामसाइद हालात में। तो जिन लोगों को ये मामलात हुए उनको ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो इन हालात का मुकाबला करें और अपना मौक़िफ़ पेश करें। और लोग जो हैं वो अब समझदार हैं, वोटर जिस दिन वोट पे मोहर लगाएगा वो दिन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि वोट का हक तो फिर वोटर के पास ही है इन दी एंड। लेकिन काज़मी साहब, अगर अब खड़े ही ना होने दिया जाए तो फिर वोटर बेचारा जाके किधर मोहर लगाए? पहला सवाल तो यहाँ पर ये बन जाता है। आपके नज़दीक क्या ऑप्शन लेना चाहिए ऐसे तमाम लोगों को, चाहे वो PTI के, ज़्यादातर तो खैर लाजमी PTI ही है और कुछ शायद ऐसे भी हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, आज़ाद भी लड़े तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, तो क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, अभी ये जो उनके कागजात नामजदगी वगैरह मुस्तरद हुए हैं, ये कतन कानूनी अमल की इंतहा नहीं है। वो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे अपील कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को वहां से इंसाफ भी मिलेगा। अक्सर कहा जाता है जी रिलीफ नहीं, अगर आपका फंडामेंटल राइट आपको वापस मिल रहा है वो रिलीफ नहीं है, वो आपका हक है जो आप तक वापस पहुंचाया जा रहा है, बल्कि उल्टा आपको उस अमल से गुजरना पड़ा जिसको से गुजरने की आपको कोई जरूरत नहीं, तो आपके साथ ज्यादती हुई। तो रिलीफ तो नहीं मैं कहूंगा, तो मेरे ख्याल में कि जो जिसका भी बुनियादी हक कहीं पे रोंदा गया है, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, PTI से हो, तो अभी उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आगे अभी अदालतें मौजूद हैं, वहां पे वो जाके अपने मुकदमा सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का इदराक जो है नून लीग की क़यादत को भी है और यही वजह आप देख रहे हैं कि वो जनाब उन्होंने जिस तरीके से मौजूद अदालतों के हवाले से जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि अब ये मामला दोबारा आगे अदालतों में जाएंगे। जिस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तो वो पहले ही कह देंगे देखा जी हम कह नहीं रहे थे, ये लाडले हैं, ये है वो है। तो ये बाकायदा एक सोची समझा लगता है इस तरह है, एक मंसूबे के तहत जो है मौजूद अदालतों को और जज साहिबान को इस तरह टारगेट किया जा रहा है। काज़मी साहब, लेकिन अभी बात ये सिर्फ यहीं तक तो नहीं है, आगे अब ये बैट वाला जो मामला है ये भी अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ और इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया इलेक्शन कमीशन। वैसे तो ये भी बड़ा अजीबोगरीब मामला है, कल इस पर हमने बल्कि बात भी की है, लेकिन आपके नज़दीक क्या इलेक्शन कमीशन को इस मामले में फरीक बनना चाहिए था? इससे तो उसकी जानिबदारी पे सवाल नहीं उठ जाएगा, गैर जानिबदारी पे? देखिए समीना, इधर इतने ज्यादा इश्यूज है ना, मतलब आइन भी है, कानून भी है और ज़ाब्ते भी हैं, उसके मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। फिर हमारा अलमिया यह मसला ये है कि मैंने, आपने, चोई साहब ने, इमरान साहब ने उसके ऊपर प्रोग्राम भी करना है, उसके ऊपर बहस भी करनी है, उसके कोई मंतक भी पेश करनी है। तो आप 40 मिनट के प्रोग्राम में 35 मिनट तक तो मेरे जहन में कोई ना कोई मंतक थी। अब मेरा जो हौसला जवाब दे दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रही, अब मेरे पास कोई मंतक नहीं है कि मैं क्या इसका जवाब दूं। ठीक है, वैसे ये बड़ा सही पॉइंट आउट किया है काज़मी साहब ने कि बात भी करनी हो, पता सारा कुछ ही होता है लेकिन फिर बात भी करनी होती है। लेकिन इमरान साहब, अब सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है अदलिया के ऊपर और ये भी आपको पता है कि दोनों तरफ से ही प्रेशर बढ़ा होना है, चाहे वो फैसले PTI के हक में आए या जो भी मुतासरा फरीक है उनके हक में आए या उनके खिलाफ आए। इवन देन
तो जुडिशरी के ऊपर बड़ा प्रेशर है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो अदलिया है वो वाक़तन इंसाफ का तराजू जो है उसको सही तौर पर थामे रखेगी, या हमें जो एक समत नज़र आ रही है मुल्क की जाते हुए जिस तरह के हालात में, ये यही चलेगा, चाहे किसी की तरफ भी देखने की कोई फ़ायदा नहीं है? सुमीना, मुझे तो आपके सवाल पे अफसोस हो रहा है ना? इतनी हमारी अदलिया, मेरी भी बस हो गई है काज़मी साहब की तरह। हमारी इतनी आला अदलिया, इतनी इंसाफ पसंद अदलिया, और दुनिया में इतनी मकबूल अदलिया, हमारी अदलिया पे तो आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। उन्होंने तो हमेशा इंसाफ का बोलबाला किया है, उन्होंने तो हमेशा इंसाफ के तराजू को किसी तरफ झुकने नहीं दिया। तो इसलिए आप अपनी अदलिया पे बिल्कुल शक व शुबा की बिल्कुल गुंजाइश भी ना रखें। आप इस बात का कभी यकीन रखें कि हमारी अदलिया बिल्कुल नहीं, लेकिन आप देखें ना, बाबर सत्तार साहब ने जो बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला किया है, सारे उन्होंने कहा है एमपीओ के ऑर्डर हो ही नहीं सकते। आप जैसे जो होते हैं ना लोग, वो इस जानबूझ के इस तरह के, भाई सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार साहब जैसे नहीं, सारे लोग ही हमारे देखें, आप देखें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को देख लें, उनकी रिटायरमेंट से पहले, भाई एक फरीक जिसके खिलाफ फैसला हुआ अगर वो तनकीद कर रहा है तो यहाँ टीवी प्रोग्राम्स में रोज़ उनकी तारीफ़ें भी तो होती रही हैं। उसी तरह जस्टिस साकिब निसार साहब को देख लें, उनकी कम तारीफ़ें थी। इफ्तिखार चौधरी साहब को देख लें, अदलिया बाली तहरीक से लेके उन्होंने कम यहाँ पे काम किए हैं। तो ये सारे मामलात हैं जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, उनकी रोज़ाना तो उनके बारे में आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। तो मुझे तो अपनी अदलिया से बिल्कुल कोई मायूसी नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं चौधरी साहब आपसे क्या सवाल करूं? दोनों ने ऐसे मुझे जवाब दिए हैं कि मुझे लाजवाब कर दिया है, बल्कि ला सवाल कर दिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि चौधरी साहब अदलिया के नुमाइंदे हैं। नहीं, चौधरी साहब ने तो बिल्कुल ये बात की है कि अदलिया से तो उनके असल में मसला ये, चौधरी साहब ने अदलिया के सामने पेश भी होना होता है, तो वो बड़ा संभाल के गुफ्तगू करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये लड़ाई अभी अदलिया में लड़ी जाएगी या अदलिया के साथ भी लड़ी जाएगी? मेरे ख्याल में जिनके मुस्तरद हुए हैं वो अदलिया में लड़ेंगे, और जिन्होंने मुस्तरद कराए हैं वो अदलिया से लड़ेंगे। अच्छा, ठीक। अच्छा काज़मी साहब, अब एक मैं ज़रा जेनेरिक से उस तरफ जाऊंगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं साल का इख्तिताम भी हो रहा है और आगे साल 2024 भी शुरू हो रहा है। साल 2023 काफ़ी हमारे लिए मुश्किल रहा, बड़ी उसमें हमने पाकिस्तान के लिए मसाइल भी देखे, अदम इस्तेहकाम भी देखा, सब कुछ देखा। तो आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 2024 में? कुछ आपको लगता है कि इस्तेहकाम की तरफ हम जाएंगे, या जिस तरह से आगाज़ है उसी से हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि 2024 कैसा रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। ना मुझे मौशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है, ना सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो इस वक्त हमारे सामने है, इलेक्शंस के हवाले से जो कुछ हो रहा है, सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री हेड हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि आपका मौशी मॉडल जो है वो आम शख्स के लिए नाकाम हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारी जो अशराफिया है उसमें सिविलियन, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी है, हमारे दीगर जो सियासी अशराफिया है, वो 17 अरब डॉलर की सालाना मारात लेती है। तो मेरे ख्याल में जब एक सिस्टम सर्व ही चंद मखसूस लोगों को करता है, एक अशराफिया को करता है, और वो जरदारी साहब का भी आपने सुना ना कि वो जो बता रहे थे सादिक संजरानी साहब को कि भाई यहाँ पे सदा हमारी बादशाही रहती है, तो ये इन्हीं लोगों की बादशाही है। तो उस जब तक मखसूस लोगों की बादशाही होगी, चंद खानदानों की, चंद जमहूरियत भी चंद लोगों के लिए होगी, तो उस ऐसी सूरत में मुझे इस्तेहकाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल रहे। प्रोग्राम को यहीं पर समेट, बज़ाहिर तो हालात इस तरह के नज़र नहीं आ रहे कि जिसकी लिए हमको बहुत होपफुल हो, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो इसलिए हम कुछ उम्मीद लगा लेते हैं कि इंशाल्लाह कुछ सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए, और जो भी पाकिस्तान के फैसला साज हैं वो इस चीज़ को समझें और अच्छे फ़ैसले करें पाकिस्तान के लिए। यहीं पर आज प्रोग्राम को समेटते हैं नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।